साथियों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि कैसे यशवंतराव होलकर की मृत्यु हुई थी और अंग्रेज़ों ने अपने पिट्ठू अमीर खां को होलकर की रानी के नाम पर राज का कारोबार सौंप दिया था। और होलकर के बाद अंग्रेज़ों को डर उस समय महाराजा सिंधिया और बरार के राजा से था। इन दोनों के थोड़े थोड़े इलाके पिछले युद्ध में छीन लिए गए थे। उनके राज अंग्रेज़ी सरहद से मिले हुए थे। बहुत संभव था कि इस समय वे अपने खोए हुए इलाकों को फिर से विजय करने के प्रयत्न करते। कंपनी की आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं थी कि इन बलवान नरेशों के लिए सारी सरहद पर सेनाएं रखी जा सकती। इस कठिनाई को हल करने के लिए अंग्रेज़ों ने दो मुख्य उपाय किए थे। पहला तो ये कि इन राज्यों में अपने गुप्तचर भेजकर इन नरेशों के विरुद्ध जगह जगह विद्रोह खड़े करवा दिए और अनेक छोटे बड़े मराठा सरदारों को एक दूसरे से लड़ाई रखा। और दूसरा कि पिंडारियों को उकसाकर तथा धन देकर उनसे मराठों के इलाकों में खूब लूटमार करवाई। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हमें पिंडारियों के संबंध में कुछ अधिक जान लेना आवश्यक है, क्योंकि भारत के लगभग सब अंग्रेज़ इतिहास लेखकों ने वीर पिंडारियों के चरित्र पर अनेक झूठे इल्ज़ाम लगाने, उन्हें डाकू और लुटेरे बताने तथा उन्हें बदनाम करने के पूरे प्रयत्न किए हैं। और शायद आप भी पिंडारी शब्द सुनकर यही सोचते होंगे या आपके दिमाग में पिंडारी के नाम से एक डाकू की तस्वीर सामने आती होगी, पर इस वीडियो के बाद सब साफ हो जाएगा। साथियों, पिंडारी दक्षिण भारत के एक पठान जाति थी। ये लोग शुरू से दक्षिण के भारतीय नरेशों के यहाँ सेना में सवार हुआ करते थे। इनके पराये अपने घोड़े होते थे। हजारों पिंडारी मराठों की सेनाओं में नौकर थे और मराठों के सबसे अधिक विश्वस्त और वीर सेनानियों में गिने जाते थे। मराठों और औरंगज़ेब के युद्धों में पिंडारियों ने बड़ी वीरता के साथ औरंगज़ेब के विरुद्ध मराठों का साथ दिया था। 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के शुरू तक अनेक पिंडारी सरदारों के नाम उस समय के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। जैसे नसरू खां पिंडारी शिवाजी का एक विश्वस्त जमादार था। एक दूसरा पिंडारी सरदार सेनापति पुनापा उन दिनों मराठों का एक बड़ा मददगार था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने अधिकतर पिंडारियों की ही सहायता से मालवा प्रांत को विजय किया था। उसके बाद होलकर और सिंधिया दोनों की सेनाओं में हजारों पिंडारी योद्धा और अनेक पिंडारी सरदार मौजूद थे। हीरा खां पिंडारी और बुरान खां पिंडारी माधोजी सिंधिया के दो विश्वस्त और योग्य सेनापति थे। एक और प्रसिद्ध पिंडारी सरदार चीतू खां को महाराज दौलतराव सिंधिया ने उसकी सेवाओं के बदले में नवाब की उपाधि और एक जागीर प्रदान कर रखी थी। दौलतराव सिंधिया की ही सेना में एक और पिंडारी सरदार करीम खां को भी नवाब की उपाधि और जागीर मिली हुई थी। साथियों, पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक पिंडारी सेनापति फूल खां सवार के अधीन 15,000 सवारों ने पूरी जानिसारी के साथ मराठों के पक्ष में युद्ध किया था। एक अंग्रेज़ लेखक लिखता है कि पिंडारियों की सेनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग खुले भर्ती किए जाते थे। संभवतः उनके सरदारों में भी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग होते थे, क्योंकि अंग्रेज़ लेखक के अनुसार विविध पिंडारी दलों के, जिन्हें दुर्रे या लब्बर कहते थे, सरदारों का पद पैतृक नहीं होता था, वरन प्रत्येक सरदार के मरने पर उसके समस्त अनुयायी मिलकर अपने में से सबसे अधिक वीर और सबसे अधिक योग्य व्यक्ति को अपना सरदार चुन लेते थे। इस संबंध में एक अंग्रेज़ लिखता है कि मालूम होता है कि मराठों और मुसलमानों के बीच कभी भी अधिक धार्मिक वैमनस्य नहीं था। दोनों एक ही भाषा का उपयोग करते हैं। दोनों में बहुत से रिवाज एक समान पाए जाते हैं। मराठों ने मुसलमानों की अनेक उपाधियां अपने यहाँ ले रखी हैं। सिंधिया और दूसरे मराठा नरेशों के सेनापति पराय मुसलमान हैं और मुसलमान नरेशों के दरबारों की बाग पराय ब्राह्मण मंत्रियों के हाथों में होती है। पिंडारी सरदारों का व्यवहार अपने अनुयायियों के साथ इतना अच्छा होता था कि विशेषकर 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरू में उनके अनुयायियों की संख्या जोरों के साथ बढ़ती चली गई। इतिहास लेखक विल्सन लिखता है कि इनमें से अधिकांश पिंडारी सरदार मालवा में बस गए। सिंधिया और होलकर दरबारों की ओर से अधिकतर नर्मदा के किनारे उन्हें अपने गुजारे के लिए मुफ्त ज़मीनें दे दी गई। शांति के समय ये लोग खेतीबाड़ी करके और अपने टट्टुओं और बैलों पर माल लादकर उसे बेचकर अपना गुजारा करते थे और इनसे यह शर्त थी कि युद्ध छिड़ने पर अपने घोड़ों सहित मराठा दरबारों की मदद के लिए पहुंच जाया करें। होलकर राज में रहने वाले पिंडारी होलकर शाही और सिंधिया राज में रहने वाले सिंधिया शाही कहलाते थे। जसवंतराव होलकर का अनुयायी प्रसिद्ध अमीर खां भी एक पिंडारी सरदार था। जनरल वेलेस्ली ने 29 मार्च सन 1803 को जनरल स्टुअर्ट को लिखा था
कि मैंने 3000 पिंडारी सवार पेशवा की नौकरी के लिए तैयार किए हैं और यदि पेशवा उन्हें नौकर रखना पसंद न करे तो उन्हें या तो बर्खास्त कर दिया जाए और या बिना तनख्वाह दिए शत्रु को लुटवाने में उनका उपयोग किया जाए। हर सूरत में यदि पेशवा उनका खर्च देने से इनकार कर दे तो भी यदि उन्हें होलकर की ओर जाने से रोके रखें तो इससे हमारी सेना को निस्संदेह इतना लाभ होगा कि उसके मुकाबले में कंपनी को उनके ऊपर जो कुछ खर्च करना पड़ेगा वह बहुत थोड़ा होगा। उस समय भी अंग्रेज़ पिंडारियों को धन और उत्तेजना दे देकर उनसे देसी राजाओं के इलाकों में लूटमार करवाया करते थे। इसलिए ग्रांट डफ लिखता है कि यदि कोई अंग्रेज़ निहत्था भी इन पिंडारी डाकुओं के बीच से रात को निकल जाता था तो वे उन्हें कुछ नहीं कहते थे। वास्तव में पिंडारियों से अपने मराठा स्वामियों के साथ विश्वासघात कराना और उनसे भारतीय नरेशों के इलाकों को लुटवाना उस समय कंपनी के भारतीय नीति का एक हिस्सा था। किंतु यह हालत बहुत दिनों तक न रह सकी। लगभग सन 1812 ईस्वी में इन पिंडारियों ने अंग्रेज़ी इलाके पर भी धावे मारने शुरू कर दिए। ग्रांट डफ लिखता है कि कुछ समय तक यानी जब तक कि पिंडारियों को अधिक उपजाऊ मैदानों में धावा मारने के लिए उत्तेजित नहीं किया तब तक उनके धावे अधिकतर मालवा, मारवाड़, मेवाड़ और सारा राजपुताना और बरार तक ही परिमित रहे। किंतु यदि पिंडारियों को अपने धावों का मैदान अधिक बढ़ाने के लिए उत्तेजित करने वाले और कारण न भी होते तो भी अंग्रेज़ सरकार की अधूरी चालों और स्वार्थमय नीति ने हिंदुस्तान की जो हालत कर दी थी उसमें यह असंभव था कि हिंदुस्तान का कोई हिस्सा बहुत दिनों तक इनकी लूटमार के धावों से बचा रहता। पिंडारियों के अंग्रेज़ी इलाकों पर धावे शुरू कर देने के अनेक कारण हो सकते हैं। संभव है कि कुछ देसी नरेशों ने अंग्रेज़ों की ही नीति का अनुकरण करके पिंडारियों को अंग्रेज़ी इलाकों पर धावा करने के लिए उत्तेजित किया हो। किंतु अंग्रेज़ों का देसी राजाओं की प्रजा और कंपनी की हिंदुस्तानी प्रजा को लूटने इन दोनों में ही लाभ था, क्योंकि देसी नरेश अपनी प्रजा को सुखी और सुरक्षित रखने में अपना हित समझते थे और कंपनी के शासक को अपनी कुशलता हिंदुस्तानी हम प्रजा को निर्बल और भयभीत रखने में ही दिखाई देती थी। पिंडारियों के अंग्रेज़ी इलाकों पर हमले को रोकने के लिए उन्हें आपस में एक दूसरे के विरुद्ध भड़काना और एक दूसरे से लड़ाना भी शुरू कर दिया था और उनमें से कईयों की वे रकमें बंद कर दी जो उन्हें पहले कंपनी से मिला करती थी। पिंडारी सरदारों की और कंपनी की चालें कितनी दुरंगी थी इसकी एक सुंदर मिसाल सन 1809 का अमीर खां का बरार पर हमला है। पर इस हमले के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। साथियों, इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पिंडारी क्यों लूटमार करने के लिए मजबूर हुए थे और उनका रोजगार छिन जाने के लिए अंग्रेज़ों की बड़ी भूमिका थी। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।